हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गंगा कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। दोस्तों, आज तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, प्रत्येक बार इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की 100% संभावनाएं हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बुद्धि के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बुद्धि, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के बुद्ध धातु से हुई है। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं और इंटेलिजेंस लैटिन भाषा के दो शब्द इंटर प्लस लेगरी से मिलकर बना है। यहाँ से प्रश्न किस तरह के आएंगे? बुद्धि संस्कृत के किस धातु से निकली है? तो संस्कृत के बुद्ध धातु से निकली है। बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस किस भाषा के शब्द से बने हैं? लैटिन भाषा के शब्द से बने हैं। किस शब्द से बने हैं? तो इंटर प्लस लेगरी से मिलकर बने हैं। चलिए बुद्धि के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। बुद्धि की अंग्रेजी जो इंटेलिजेंस है, इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक और शब्द इंटेलिगो से माना जाता है। इंटेलिगो का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ। इस तरह बुद्धि का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रज्ञा, प्रज्ञान, प्रतिभा, प्रत्यक्ष ज्ञान, समझ आदि। लेकिन फ्रेंड्स, शाब्दिक अर्थ होते हुए भी विद्वानों में बुद्धि के अर्थ और परिभाषाओं को लेकर मतभेद हैं तथा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बुद्धि के अलग अलग अर्थ और परिभाषाएं दिए हैं। आइए कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा बुद्धि के दिए परिभाषा के बारे में आपको बताते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका पहला है वुडवर्थ। वुडवर्थ का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन का कहना है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने समझने की योग्यता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे प्रश्न किस तरह के आते हैं। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन किसका है? आपका आंसर जाएगा वुडवर्थ। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने समझने की योग्यता है, ये कथन किसका है? आपका आंसर हो जाएगा टर्मन। चलिए और देखते हैं रायबर्न के अनुसार। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। डेविड वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक सार्वभौमिक या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। चलिए बुद्धि के बारे में और बात पता करते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि योग्यता है प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करने की, सीखने की, अमूर्त चिंतन करने की, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि बुद्धि योग्यता है। ऑप्शन में रहेगा प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करने की, सीखने की, अमूर्त चिंतन करने की, या फिर सभी। आपका आंसर जाएगा सभी। चलिए अब बुद्धि के विशेषता के बारे में आपको बताते हैं। बुद्धि के 10 से 12 विशेषता इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। सारे विशेषताओं को आप गौर से देखिए और सुनिए। बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि आयु और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक नहीं, यहाँ पर अन्य हो जाएगा, अन्य भी नहीं होगा, यहाँ अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग। अलग अलग प्राणी की बुद्धि में एक रूपता नहीं होती है। अलग अलग प्राणी में अलग अलग तरह के बुद्धि होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे प्रश्न कैसे बनता है। तो एक बार तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया था बुद्धि डैश है और ऑप्शन में था बहुआयामी, तो उत्तर हो गया था बुद्धि बहुआयामी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सीखने की योग्यता डैश है, तो सीखने की योग्यता बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता को डैश कहते हैं, अनुभव से लाभ उठाने वाली योग्यता को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान कराती है। ये सारे विशेषताओं को आप 2 से 3 बार देखिए और याद कर लीजिए। चलिए अगले बात पे चलते हैं और अगला बात है बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, E.L. थर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि E.L. थर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। आइए एक एक करके हम देखते हैं मूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है और सामाजिक बुद्धि क्या है। अमूर्त बुद्धि यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त का मतलब ही होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है। तो अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है कि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। जिन छात्र छात्राओं में अमूर्त बुद्धि अधिकता होती है, अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, उसमें बुद्धि रूप में कल्पना शक्ति प्रबल होती है और काल्पनिक चिंतन करने में माहिर होते हैं। अमूर्त बुद्धि रखने वाले बच्चे आगे चलकर कलाकार, गणितज्ञ, डॉक्टर, शिक्षक, साहित्यकार, कवि, संगीतकार, कहानीकार, दार्शनिक, चिंतक इत्यादि बनते हैं। अब इससे प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न इस तरह से आ जाएंगे कि जिन बच्चों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है उसमें बुद्धि के रूप में डाइस प्रबल होती है, तो कल्पना शक्ति प्रबल होती है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सारे स्टेटमेंट को बढ़िया से देख लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट, मूर्त बुद्धि, जिसे कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने मौजूद वस्तुओं के बारे में सोचता समझता है और तर्क वितर्क करता है। फिर से जान लीजिए, मूर्त बुद्धि माने कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त का मतलब ही होता है जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने उपस्थित है। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने जो वस्तु मौजूद है उसके बारे में तर्क वितर्क करना, सोचना समझना अमूर्त बुद्धि है। जिन बच्चों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है वो आगे चलकर कारीगर बनते हैं, सफल इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं तथा हस्तकलाओं की क्षमता वाले कारीगर बनते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक बुद्धि, जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है तथा ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध भी काफ़ी अच्छा होता है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा उच्च स्तर की होती है, अर्थात उनमें सामाजिक बुद्धि की अधिकता होती है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मानसिक बुद्धि की योग्यता रखने वाला छात्र आगे चलकर नेतृत्वकर्ता अर्थात लीडर बनता है, किसी भी समूह का या संघ का संस्थापक बनता है,
कैपिटन बनता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एक बालक जिसमें सामाजिक बुद्धि की अधिकता है वो आगे चलकर क्या बन सकता है। आपके ऑप्शन में दे देगा लीडर, साहित्यकार, संगीतकार या कोई नहीं। आपका आंसर चला जाएगा लीडर, क्योंकि जिन बालकों में सामाजिक बुद्धि की अधिकता है वो समाज में अच्छी तरह से समायोजन कर पाता है, दूसरे व्यक्ति को समझ पाता है, समाज में उसकी उच्च स्तर होती है और वो आगे जाकर किसी भी चीज़ का नेतृत्व कर पाता है, लीडर बन पाता है, कैप्टन बन पाता है, किसी भी संघ या संस्था का संस्थापक बन पाता है। चलिए आगे बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत पर, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पर। बुद्धि के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए हैं। एक एक करके मैं आपको सारा सिद्धांत बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कारक सिद्धांत के बारे में बताता हूँ। एक कारक सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने हैं। अल्फ्रेड बीने एक कारक सिद्धांत 1911 ईस्वी में दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि निर्माण एक कारक से होता है जिसे समान बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। बीने फ्रांस के निवासी थे। बाद में चलकर एक अल्फ्रेड बीने की एक कारक सिद्धांत को टर्मन और विलियम स्टर्न ने समर्थन दिया। गौर से देखिए कि टर्मन और विलियम स्टर्न ने अल्फ्रेड बीने के एक कारक सिद्धांत का समर्थन किया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि अल्फ्रेड बीने के एक कारक सिद्धांत को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया। आपका आंसर हो जाएगा टर्मन और विलियम स्टर्न। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने। प्रश्न पूछ लिया जाएगा अल्फ्रेड बीने ने एक कारक सिद्धांत देते हुए क्या बताया। इन्होंने बताया कि बुद्धि के निर्माण में एक कारक होता है जिसे समान बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत माने टू फैक्टर थ्योरी या बाई फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है जो ब्रिटेन के निवासी है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं। यहाँ स्पीयरमैन है, ये मिस्टेक से टाइप हो गया है, ये स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं। पहला कारक है सामान्य कारक जिसे जी फैक्टर कहते हैं। दूसरा कारक है विशिष्ट कारक जिसे एस फैक्टर कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन का मानना था कि सामान्य कारक जो है जन्मजात होती है। सामान्य कारक कैसी होती है? जन्मजात होती है। और विशिष्ट कारक अर्जित होती है, इसे अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होता है। इनका ये भी मानना था कि सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में एक जैसा होता है, लेकिन विशिष्ट कारक अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है और इस विशिष्ट कारण के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। चलिए अगले बात पर चलते हैं और अगला बात त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन अपने पूर्व बुद्धि के दो कारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि के जिन तीसरे कारक को उन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा उसे उन्होंने समूह कारक ग्रुप फैक्टर कहा। गौर से देखिएगा, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है और त्रिकारक सिद्धांत के भी प्रतिपादक स्पीयरमैन ही है। दो कारक सिद्धांत में उन्होंने संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़ दिया, समूह कारक।
यानी कि ग्रुप फैक्टर, और वो बन गया त्रिकारक सिद्धांत। तो आपसे चाहे द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछे, चाहे त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछे, दोनों का आंसर स्पीयरमैन हो जाएगा। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए तीसरा कारक जोड़ा जो है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा समूह कारक, ग्रुप फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत का आलोचना करते हुए कहा कि समूह कारक कोई नई कारक नहीं है, अपितु यह जी फैक्टर और एस फैक्टर के मिश्रण है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत को आलोचना करते हुए निम्न में से क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो समूह कारक है, ये समूह कारक कोई नई कारक नहीं है, ये जी फैक्टर और एस फैक्टर का ही मिश्रण है। और थॉर्नडाइक ने आलोचना करते हुए अपना एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम है बहुकारक सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है, आपका आंसर होगा E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1928 ईस्वी में किया। नेक्स्ट बात है, E.L. थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा, बुद्धि की संरचना बहुत से कारकों के योग से हुआ है, न कि विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। एक दो कारकों से बुद्धि की संरचना नहीं हुई है। बुद्धि की संरचना बहुत से कारकों के योग से हुआ है, अतः बुद्धि कई मानसिक योग्यता का समूह है। यहाँ से एक और प्रश्न बन जाएगा कि बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं का समूह है, ये कथन किसका है? आपका आंसर जाएगा E.L. थॉर्नडाइक। चलिए आगे बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत का। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टन है। थ्रस्टन ने 1938 ईस्वी में समूह कारक सिद्धांत दिया था। थ्रस्टन की एक पुस्तक है प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यता एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा थ्रस्टन। थ्रस्टन ने बुद्धि के संरचना के बारे में बताया कि बुद्धि की संरचना 13 तत्व से हुई है, जिसमें 7 तत्व प्रमुख है। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि थ्रस्टन बुद्धि के संरचना में कितने तत्व बताए हैं? 13 तत्व बताए हैं, जिसमें प्रमुख तत्व कितने बताए? 7 बताए। चलिए आगे बात करते हैं। और थ्रस्टन का जो ये सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, इसका एक उपनाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि थ्रस्टन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी प्राथमिक मानसिक योग्यता। चूँकि ये बुक है प्राथमिक मानसिक योग्यता, तो इस बुक के नाम पे ही इनके सिद्धांत का नाम उपनाम हो गया प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि थ्रस्टन के जो समूह कारक सिद्धांत है इसका उपनाम क्या है? आपका आंसर जाएगा प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुद्धि संरचना सिद्धांत, या आयाम नहीं, यहाँ त्रि कर लीजिएगा, त्रियाम सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत को ही त्रियाम सिद्धांत कहा जाता है। इसके प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को त्रिविमीय मॉडल भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा त्रिविमीय मॉडल। तो आपका आंसर यही हो जाएगा त्रिविमीय मॉडल। बुद्धि संरचना सिद्धांत को त्रिविमीय मॉडल कहा जाता है, और बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड किया था। गिलफोर्ड ने
मानसिक योग्यता को 3 बीमाओं में बांटा था। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताओं को 3 बीमाओं में बांटा था, जो इस प्रकार हैं: संक्रिया, विषय वस्तु या सूचना सामग्री, उत्पादन। आइए एक एक करके जानते हैं। संक्रिया का मतलब क्या होता है, विषय वस्तु या सूचना सामग्री का मतलब क्या होता है, उत्पाद का मतलब क्या होता है। संक्रिया समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। आपका प्रश्न आ जाएगा, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे कहते हैं। ऑप्शन में संक्रिया रहेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा संक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं उत्पाद पर। उत्पाद से पहले विषय वस्तु और सूचना सामग्री। चलिए, विषय वस्तु या सूचना सामग्री, जिसे अंग्रेजी में कंटेंट्स कहते हैं, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु या सूचना सामग्री कहते हैं। गौर से याद कर लीजिए, गौर से देख लीजिए। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु या विषय सूचना सामग्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचना प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं। आगे गिलफोर्ड, सॉरी यहाँ फोर्ड ने लिखा गया है, यहाँ है फोर्ड। गिलफोर्ड बौद्धिक योग्यता के 5 मुख्य समूह बताए हैं। यहाँ प्रश्न बनता है, गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यता के कितने मुख्य समूह बताए हैं? 5 मुख्य समूह बताए हैं। और कौन कौन से बताए हैं ये देख लीजिए। संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, मूल्यांकन। फिर से देख लीजिए, गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यता के 5 मुख्य समूह बताए हैं, जो है संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, मूल्यांकन। अब क्या करेगा, आपको प्रश्न दे देगा कि गिलफोर्ड के बौद्धिक योग्यता के 5 मुख्य समूह है। 5 मुख्य समूह में से है संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। इन 5 को याद कर लीजिए। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड के बौद्धिक योग्यता के 5 मुख्य समूह में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आपका संज्ञान रहेगा, अभिसारी चिंतन रहेगा या स्मृति रहेगा, और एक कुछ और दे देगा जो कि इन 5 से अलग होगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो अलग रहेगा। नेक्स्ट, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपसे पूछ लिया जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आंसर होगा आपका गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया? 1983 ईस्वी में दिया। ठीक है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा किस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। आपका आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया। 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार तथा 2000 ईस्वी में 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान में गार्डनर के बुद्धि के कुल 9 प्रकार हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गार्डनर के वर्तमान समय में कुल कितने बुद्धि के प्रकार हैं। आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में बुद्धि के कुल 9 प्रकार हैं, जो कि गार्डनर के द्वारा दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गार्डनर ने 9वां प्रकार, बुद्धि के 9वां प्रकार
कब जोड़ा? 2000 ईस्वी में जोड़ा। शुरू में इन्होंने कितने बुद्धि की बात की थी? 7 तरह की बुद्धि की बात की थी। इस तरह से दोस्तों बुद्धि से प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए गार्डनर जो 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताए हैं, ये है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 9 गार्डनर के द्वारा 9 बुद्धि है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि नहीं है? तो जब आपको ये 9 बुद्धि याद रहेंगे तभी तो आप 10वां को खोज पाएंगे कि ये तो 9 से अलग है, तो आंसर बनाएंगे। तो याद कर लीजिए, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, ये 9 बुद्धि गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा और कोई रहेगा तो वो अलग चीज़ है, ये गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया था। इस तरह से मैंने आपको बुद्धि का सारा बात बताया, जहाँ से प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। पिछले एग्जाम में इन्हीं सब लाइनों से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, आपको खुद ब खुद सारा याद हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप बुद्धि से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न